हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कहें तो उपसह संयोजन संख्या हम लोग किसी उपसह संयोजन यौगिक से कैसे निकालें और उस उपसह संयोजन यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें, आज हम लोग इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं। बस दोस्तों लास्ट तक बने रहिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल में क्लास 9 से क्लास 12 तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी मिलने वाला है। और दोस्तों, साथ साथ में आपको इस चैनल में जेई नीट का भी तैयारी कराया जाएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए भाइयों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं उपसह संयोजन यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या और उपसह संयोजन संख्या। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग उपसह संयोजन तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, उपसह संयोजन यौगिक को समझने वाले हैं कि उपसह संयोजन यौगिक हम लोग किसको कहते हैं। तो आइए दोस्तों करते हैं शुरू। उपसह संयोजन यौगिक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोस्तों कैसे हम लोग समझेंगे कि उपसह संयोजन यौगिक क्या होता है। तो उपसह संयोजन यौगिक जो होता है दोस्तों, सबसे पहली बात, इसका सबसे बेस्ट टॉपिक अगर है, बेस्ट आंसर है, तो क्या है दोस्तों कि ये पूरी तरह आयनों में विघटित नहीं होता है। यह पूरी तरह आयनों में, है ना, आयनों में विघटित नहीं होता है ना भाई। सबसे पहली बात तो इसमें आप इतना सा अगर याद रख लेंगे कि जिस कंपाउंड के एलिमेंट्स या तत्व या परमाणु पूरी तरह से अपने आयनों में विखंडित नहीं होते, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उपसह संयोजन यौगिक कहते हैं। आइए एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं K4FeCN6। ठीक है, अगर आप इसको क्या करोगे, इसको आयनों में तोड़ोगे भाई, किसमें, आयनों में तोड़ोगे, तो यहाँ पे आप कैसे, यहाँ पे ये कैसे टूटेगा दोस्तों, तो देखिए 4K प्लस फिर प्लस FeCN6 पर पावर कितना आ जाएगा, 4 माइनस। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक सिंपल आयंस में टूट गया है, किसमें, सिंपल आयंस में ये टूटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये, लेकिन आप इसको यदि देखोगे तो ये कॉम्प्लेक्स है। क्या है, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल की बात करते हैं, तो ये जो है आपका एक जटिल रह जाएगा। क्या रह जाएगा, जटिल आयन में रहेगा, ये पूरी तरह से और विखंडित नहीं हो सकता, यानी इसको हम अलग अलग करके नहीं तोड़ सकते। तो दोस्तों इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर उपसह संयोजन यौगिक। इसको क्या कहेंगे दोस्तों, उपसह संयोजन यौगिक, उपसह संयोजन यौगिक कहेंगे। लेकिन क्या दोस्तों,
सर ये तो ठीक है, बहुत अच्छा से समझ में आया कि ये उप सहसंयोजन यौगिक है। तो एक चीज थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे दीजिएगा दोस्तों, जहां पे प्लस का चार्ज आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं धनायन, धनायन, या फिर हम लोग इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैटायन। और जिसमें चार्ज माइनस आ जाए, आवेश माइनस में आ जाए, देखिए इसमें माइनस में आया हुआ है दोस्त, ये 4 आया है वो मत देखिए, माइनस में आया है ये देखिए। और जो माइनस में आ जाए भाई, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऋणायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋणायन, ऋणायन, ठीक है, ऋणायन बोलते हैं। या फिर इसको हम लोग एनायन कहते हैं, या फिर इसको हम लोग एनायन कहते हैं। तो दोस्तों क्या है, इसको किस प्रकार का एनायन कहेंगे? इसको कॉम्प्लेक्स एनायन कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स एनायन कहेंगे। बोल सर क्यों कहेंगे कॉम्प्लेक्स? क्योंकि ये दोस्तों पूरी तरह से टूटा नहीं है। ये क्या है? पूरी तरह से टूटा नहीं है, इसलिए ये आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स एनायन है। तो हम लोग इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स एनायन बोलेंगे, या फिर इसको जटिल ऋणायन बोलेंगे। क्या? जटिल ऋणायन बोलेंगे। ठीक है भाई, अभी हम लोग समझने वाले हैं कि इसके एक एक पार्ट को हम लोग क्या क्या कहते हैं। ये हमने देख लिया, तो सर हम लोग कैसे समझेंगे कि कौन सा सिंपल सिंपल कंपाउंड होता है या फिर डबल सॉल्ट होता है? तो एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। Al2 सॉरी K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O। ठीक है, अगर यहां नहीं दिख रहा है तो एक बार फिर से इधर लिख देते हैं ताकि आसानी से दिख जाए। K2SO4 इंटू Al2SO4 होल थ्राइस इंटू 24H2O दिख जाना चाहिए दोस्तों। तो ये जो आप कंपाउंड देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों पोटास एलम। क्या बोलते हैं? पोटास एलम बोलते हैं। या फिर हम लोग इसको फिटकरी कहते हैं। क्या? फिटकरी, जिसको हम लोग दाढ़ी बनाने के बाद, हजामत करने के बाद इसको बाद में फिर से लगाते हैं। ठीक है, अगर आप इसको तोड़ोगे दोस्तों, तो ये पूरी तरह से अपने आयनों में विखंडित तो हो जाएगा, इसलिए ये आपका उपसह संयोजन यौगिक नहीं होगा। ये क्या पूरी तरह से अपने आयनों में क्या हो जाएगा दोस्तों? विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा, जिसके कारण हम लोग इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं कहेंगे। जबकि ये पूरी तरह से टूटा नहीं, आप तोड़े तो ये पूरी तरह से आयनों में नहीं टूटा, जिसके कारण इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहा। आप देखिए इसको तोड़ोगे तो 2K प्लस, उसके बाद आ जाएगा 2Al3 प्लस, फिर आ जाएगा दोस्तों SO4 एगो और यहाँ 3 गो, कितना? 4, 4SO4 2 माइनस, फिर प्लस 24H2O। यानी ये पूरी तरह से अपने आयनों में विखंडित हो गया, इसलिए ये एक उपसह संयोजन यौगिक नहीं है। उपसह संयोजन यौगिक नहीं है। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पे आइए एक एक चीज को बहुत अच्छा से एकदम गहराई से समझने वाले हैं। तो दोस्तों क्या है ना, आपका बोर्ड कंप्लीटली भर चुका है, इसलिए थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर से समझते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक एक पार्ट को। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आओ भाई अब करते हैं आगे। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। K4 FeCN होल 6,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब यहां पे देखिए, ये जो आपका पहला टर्म दिख रहा है इसको हम लोग कैटायन बोलते हैं, फिर इस साइड वाले को एनायन बोलते हैं, ये हम बता चुके हैं। तो दोस्तों आपका ठीक ब्रैकेट के जस्ट पहले वाले पार्ट जो दिख रहा है, जो आपका मेटल होगा, धातु होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम। इसको हम लोग शॉर्टकट या प्यार से बोलते हैं CMA। क्या बोलते हैं? CMA। दोस्तों हिंदी में इसको क्या बोला जाता है? तो ध्यान दीजिए, एकदम एक एक टर्म को समझने की कोशिश करिए। तो हिंदी में इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। क्या बोलते हैं? केंद्रीय धातु परमाणु। इस केंद्रीय धातु परमाणु, ये केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है दोस्तों, ये लुईस एसिड की तरह कार्य करता है। किसके जैसा? लुईस एसिड की तरह कार्य करता है। लुईस एसिड या लुईस अम्ल इसको कह सकते हैं। क्या? लुईस अम्ल। तो दोस्तों ये लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है। तो सर लुईस अम्ल की तरह कैसे हम समझेंगे ये लुईस अम्ल की तरह कार्य करता है? तो लुईस अम्ल जो होता है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है। ये क्या करेगा? आपका सेंट्रल मेटल एटम या केंद्र धातु परमाणु जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या करता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, केंद्र धातु परमाणु का ही, केंद्र धातु परमाणु का, केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या, क्या दोस्तों? ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। किसका ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है दोस्तों? तो याद रखना, केंद्र धातु परमाणु का। और ये ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो यहां पे आप थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, यहीं पे लिख लेते हैं। ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी परमाणु के ऊपर आवेश, यानी किसी परमाणु पर आवेश को ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है सर, ये सेंट्रल मेटल एटम है। दोस्तों सेंट्रल मेटल एटम, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये सेंट्रल मेटल एटम जो है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। क्या होता है? डी ब्लॉक तत्व होता है। याद रखना, किसी भी उपसह संयोजन यौगिक में केंद्र धातु परमाणु जो होता है, क्या होता है? डी ब्लॉक तत्व होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब यह सेंट्रल मेटल एटम के जस्ट बगल वाला एलिमेंट्स या तत्व, इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों लिगेंड। क्या? लिगेंड। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी देखोगे तो लिगेंड ही कहा जाता है।
चलिए बहुत अच्छी बात है। लिगेंड जो होता है दोस्तों, ये लुईस बेस की तरह कार्य करता है। कैसे? लुईस बेस, या फिर आप इसको कह सकते हैं लुईस छार, लुईस छार की तरह कार्य करता है। ठीक है। अब लुईस बेस क्या है सर? तो लुईस बेस जो होता है भाई, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन दाता होता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। इसलिए हम लोग लिगेंड को क्या कहते हैं दोस्तों? इसलिए याद रखना, इसलिए लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दाता कहते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता कहते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। कोई भी चीज दोस्तों एकदम डीपली पढ़ो, आपको कभी प्रॉब्लम होगा ही नहीं। उसके बाद अब आते हैं, ये नंबर जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये नंबर जो आपको दिख रहा है, ये नंबर क्या होता है? तो दोस्तों इस नंबर को हम लोग उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। तो क्या सर उपसह संयोजन संख्या डायरेक्ट यहां जो लिखा रहेगा वही लिख देंगे? नहीं दोस्तों, सबका एक जैसा उपसह संयोजन संख्या नहीं होता है। बहुत ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसके उपसह संयोजन संख्या को निकालना पड़ता है। आइए इस वीडियो में उस चीज को भी क्लियरली समझेंगे, घबराने की बात नहीं है। तो उपसह संयोजन संख्या जो है भाई, उसको हम लोग और एक चीज कह सकते हैं, लिगेंडों की संख्या। यानी लिगेंडों की जो संख्या है, लिगेंडों की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? को उपसह संयोजन संख्या कहेंगे। संयोजन संख्या। ठीक है भाई, ये हम लोगों का जो लिगेंडों की संख्या होगा वो आपका क्या होगा? उपसह संयोजन संख्या। अब बात यह है कि यहां से आप देखिए, यहां से यहां तक जो आपका क्षेत्र है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? आइए यहां लिखते हैं और समझते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन स्फेयर, कोऑर्डिनेशन स्फेयर या फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? तो दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं उपसह संयोजन सत्ता, उपसह संयोजन सत्ता, या फिर दोस्तों इसका दूसरा नाम है उपसह संयोजन क्षेत्र। ये जो इसका दूसरा नाम क्या है? उपसह संयोजन क्षेत्र, उपसह संयोजन क्षेत्र। ठीक है भाई। अब देखिए, इतना में हम लोगों को क्या पता चला? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, इस तरह से हम लोग इसके एक एक पार्ट को समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसह संयोजन संख्या और ऑक्सीकरण संख्या को निकालते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग निकालते हैं उपसह संयोजन संख्या।
तो चलिए इसका हम लोग उप सहसंयोजन संख्या को हम लोग शॉर्टकट लिखेंगे CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसका, इसमें क्योंकि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कितना, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका हो जाएगा 6। अगर आप देखोगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसका भी कितना हो जाएगा दोस्तों, ये जो 6 आपको दिख रहा है वही होगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बात रहा कि सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो दोस्तों याद रखना, EN जो होता है इथाइलिन डाइएमाइन, इसमें 2 डोनर साइट होता है। कितना डोनर साइट होता है, 2 डोनर साइट होता है, जबकि ये सब में एक एक डोनर साइट था। तो इसमें 2 डोनर साइट होता है, कितना, 2 डोनर साइट, और है क्या गो, ये 3 को। तो ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 3 दूनी 6। अब यहां पे हम लोग देखते NH3 में, तो यहां दोस्तों क्या होगा, इसमें आपका डोनर साइट एक होता है। कितना होता है, डोनर साइट एक होता है। यानी अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला बनाएं तो डोनर साइट इनटू नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है, डोनर साइट इनटू नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो यहां इसमें एक डोनर साइट होगा और है क्या गो, लिगेंड 2 गो, तो आपका उपसंयोजन संख्या 2 हो गया। अब आइए इसमें देखते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो ये जो है ना भाई, ये वाटर का एक डोनर साइट होता है क्या गो, वाटर एगो है तो इनटू 1, फिर दूसरे में जाएंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा, और क्लोरीन में एक डोनर साइट होता है और क्लोरीन क्या गो है, 4 गो, तो एक एकम एक, फिर 4 एकम 4, कितना हो गया, टोटल उप सहसंयोजन संख्या 5 हो गया। अब आइए इधर देखते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल देखते हैं। तो यहाँ पे आप क्लोरीन के पास कितना डोनर साइट होता है, एक डोनर साइट होता है, तो 1 इंटू क्या गो क्लोरीन है, 6, तो हो गया आपका टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। वैसे अगर आप देखोगे इस कंपाउंड का, तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या निकालने वाले, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देख लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर, OH के पास एक डोनर साइट होता है। कितना डोनर साइट होता है दोस्तों, एक डोनर साइट होता है। अब ये एक डोनर साइट कैसे होता है, तो अभी हम लोग इससे बाद में एक वीडियो अपलोड करेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहां पे आपको क्लियर समझा देंगे, है ना दोस्तों। तो ये इसमें OH में कितना डोनर साइट होता है, एक डोनर साइट होता है, और है क्या गो, 4 गो, तो यहां हो गया आपका 4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब आइए इसमें देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर लिगेंड का निकालते हैं ना, तो यहाँ पे इसमें डोनर साइट कितना होता है, 1 होता है क्या गो भैया, 6 गो है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब आइए इसको देखते हैं ऑक्सलेट आयन का। तो इसका यदि देखोगे तो इसमें क्या निकाल रहे हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब निकालेंगे तो ऑक्सलेट आयन जो होता है दोस्तों, इसका डोनर साइट 2 गो होता है। डोनर साइट कितना होता है, 2 होता है, तो है कितना, 3 गो है, तो यहां हो गया टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब आइए इसका देखते हैं। तो क्लोरीन के पास एक डोनर साइट होता है और है क्या गो, 2 गो, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसंयोजन संख्या 2 हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से किसी भी कंपाउंड का उपसंयोजन संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग ऑक्सीकरण संख्या सीखते हैं निकालने, ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो चलो भाई इसका पहले निकाल लेते हैं। तो इसका जब निकालेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, पहले क्या है, पोटेशियम है, तो पोटेशियम का कितना होता है, ऑक्सीकरण संख्या 1, या फिर आवेश कितना होता है, +1, है क्या गो, 4 गो। चलिए बहुत अच्छी बात है, 4 गो। हम लोग किसका ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं दोस्तों, तो सेंट्रल मेटल एटम का। तो चलिए इसके बाद जैसे जाएंगे, यहाँ प्लस आ गया,
प्लस आ जाएगा। अब इसका हम लोगों को निकालना है, हमको पता नहीं है, तो आप इसका x मान लीजिए। ठीक है, अब फिर इसके बाद हम लोग लिगेंड में जाएंगे। तो लिगेंड आप देखिए, लिगेंड यहाँ पे क्या है, साइनाइड है। तो साइनाइड जो होता है, साइनाइड पर चार्ज क्या होता है, -1, -1। ठीक है, लेकिन है क्या वो साइनाइड, 6 गो है। ठीक है, अब यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो देख रहे हैं, इसमें कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं दिख रहा है, मतलब इक्वल टू 0 कर दीजिए। क्या कर देंगे, इक्वल टू 0। अब 4 एकम 4, फिर प्लस x, फिर 6 एकम 6, माइनस प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 में से 4 चल जाएगा तो x माइनस 2 आया, इक्वल टू 0। -2 उधर ले गए तो x बराबर क्या आ गया, +2। तो आपका चार्ज क्या आ गया, आयरन पर +2। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, Fe2+, Fe2+। ठीक है भाई, अब हम लोग इसका निकालते हैं, किसका, ये था 1 नंबर। अब हम लोग दूसरा नंबर निकालते हैं, 2 नंबर का। तो भाई यहाँ पे अब चलते, तो यहाँ पहले कौन है, पहले पोटेशियम है, और पोटेशियम का कितना होता है, +1 होता है क्या गो, 3 गो है। आप देखिए है क्या गो, 3 गो। इसके बाद हम लोग चल जाएंगे सेंट्रल मेटल एटम के पास। तो सेंट्रल मेटल एटम के पास जैसे गए, यहाँ प्लस दे दिया, और इसको हमने x मान लिया, क्योंकि हमको इसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब आते हैं भाई साइनाइड के पास। तो साइनाइड का कितना होता है, -1। चलो -1 है क्या गो आपका साइनाइड, यहाँ 6 गो। उसके बाद यहाँ पे हमको ना कोई पावर दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है, मतलब ये उदासीन है, तो यहाँ 0 हो गया। अब 3 को 1 से इंटू कर दिए तो 3, फिर प्लस x, 6 को 1 से तो 6 एकम 6, और माइनस और प्लस, -6 इज इक्वल टू 0। 6 में से 3 गया तो कितना बच गया आपका, 3 माइनस में है ना, -3 इज इक्वल टू 0। यानी x बराबर, ये 3 उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, +3। यानी आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितना निकला दोस्तों, +3। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Fe3+। क्या, Fe3+। अब आइए हम लोग तीसरा नंबर करते हैं। तीसरा, अब दोस्तों ये सेंट्रल मेटल एटम है, तो इसका सेंट्रल मेटल एटम x मान लीजिए। चलिए, ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान लिए, x मान लिए। अब यहाँ पे है इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन जो होता है, इस पर आवेश -2 होता है, तो यहाँ पे हो गया इसका आवेश -2, लेकिन है क्या गो, 3 गो। तो 3 बराबर कितना है दोस्तों, +3। यानी ये उदासीन नहीं है, इसके ऊपर पावर +3 है। अगर ये पावर नहीं होता तो बराबर 0 लिखते, लेकिन यहाँ पावर क्या है, +3 है, इसलिए हमने बराबर +3 लिखा। अब ये माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो x बराबर -3 दूनी 6 बराबर +3। ये माइनस उधर चल जाएगा दोस्तों, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा +3 + 6, यानी x बराबर आपका आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। और हम लोग इसको +9 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं +9 ऐसे। अब आइए भाइयों, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 में हम लोगों का सेंट्रल मेटल एटम कौन है, Ag। तो Ag का ऑक्सीडेशन नंबर हमने x मान लिया। अब NH3 के पास चलते हैं। NH3 जो होता है एक उदासीन यौगिक होता है। क्या होता है दोस्तों, उदासीन यौगिक होता है, और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब 0 है। क्या गो, 2 गो, गुना 2 बराबर प्लस में आ जाएगा कितना, प्लस क्या गो है, 1 एगो। तो x + 0 बराबर 1, यानी x बराबर क्या आया दोस्तों, +1। अगर आप इसको लिखोगे तो Ag प्लस ऐसे, क्योंकि चार्ज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण
संख्या बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों इसका, आइए 5वां नंबर का देखते हैं, 5 नंबर। देखिए एकदम इजी है, इसको टेंशन लेने वाला बात ही नहीं है इसमें, है ना। इसलिए भाई आराम से करिए, कोई टेंशन नहीं है। अब आइए दोस्तों इसका निकालते हैं ना। तो यहाँ पे आप देखिए, आप देखेंगे तो सेंट्रल मेटल एटम कौन है आपका, Fe। तो आप Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। उसके बाद हम लोग चल जाएंगे वाटर में, और वाटर के पास कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि वाटर जो होता है भाई ये एक उदासीन तत्व होता है, मतलब वाटर का हो गया 0 है, क्या गो एगो, तो इंटू 1, फिर दूसरे आगे चलेंगे प्लस, प्लस कर दिए। अब क्लोरीन का देखिए, तो क्लोरीन का कितना होता है, -1 होता है भाई, और है क्या गो 4 गो, बराबर बराबर। आप देखेंगे तो माइनस में कितना है, -1, -1 है भैया। अब 0 को 1 से इंटू किए तो कितना हो गया, 1 हो गया, और यहाँ पे माइनस और प्लस माइनस, पहले रुकिए, ये तो 0 हो गया, ये माइनस प्लस माइनस, 4 एकम 4 इज इक्वल टू -1 हो गया। अब देखिए x क्या बचा, x -4 बराबर -1, -4 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, +4, यानी हो गया -1 + 4। तो आपका क्या बन गया, क्या आ गया, ऑक्सीकरण संख्या +3। ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गया दोस्तों, +3 आ गया। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको Fe3+ लिख सकते हैं भाई। वैसे ही अगर आप और निकालना चाहोगे, चलो इसका निकाल लेते हैं। पीटी का मान लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। पीटी का मान लो दोस्तों क्या है, x है, ठीक है, मान लिए। और क्लोरीन में कितना होता है, चार्ज -1 है, क्या गो आपका 6 गो, बराबर। देखिए यहाँ कोई पावर नहीं है, तो यहाँ हो गया आपका 0। तो अब देखिए 6 एकम 6 यानी x पर पावर -6 इज इक्वल टू 0 आ गया, और x अगर माइनस उधर चल जाएगा तो +6 हो गया। ये हम लोगों का प्लेटिनम का ऑक्सीकरण संख्या है, और इसको हम लोग Pt+6 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इस तरह से हम लोगों ने ऑक्सीकरण संख्या को निकालना सीख लिया है। और दोस्तों जितना हो सके दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर कोई बच्चा आपके शेयर करने से इस चीज को सीख ले तो आप एक पुण्य के भागीदारी होंगे दोस्तों। इसलिए शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।